नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर। आज सुबह सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। 5 कालिदास मार्ग पर हुई बैठक। 4 बजट प्रावधान के सापेक्ष में हुए व्यय की समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में हुई बैठक। शाम 4 बजे मंत्री परिषद की होगी बैठक। 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। शासन के आला अफसरों के साथ भी करेंगे सीएम योगी बैठक। आज मंत्रियों के साथ रात्रि भोजन करेंगे सीएम। मोटे अनाज के व्यंजन बनेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। 5 कालिदास मार्ग पर हुई बैठक। 4 बजट प्राविधान के सापेक्ष में हुए व्यय की समीक्षा। जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में हुई बैठक। शाम 4 बजे मंत्री परिषद की होगी बैठक। 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। शासन के आला अफसरों के साथ भी सीएम करेंगे बैठक। आज मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करेंगे सीएम। मोटे अनाज के व्यंजन बनेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, सीएम योगी आज एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। आज तो किन सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठकें आज की जा रही हैं? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कि राजधानी लखनऊ में बैठक कर रहे हैं और कई बैठक है। इनमें तमाम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत और चर्चा की जाएगी। चूंकि देखा जाए तो 4 बजट प्रावधान जो था उस सापेक्ष में क्या कुछ खर्च वर्च हुआ है, व्यय क्या हुआ है, इन पे चर्चा होगी। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी क्या समस्या है, इन सब चीजों को लेकर भी बातचीत होगी। और शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की भी और मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। इसमें विभिन्न मुद्दे होंगे प्रदेश के और विकास के जो कार्यक्रम है कैसे चलाए जा रहे हैं, इन पे चर्चाएं होंगी। और साथ ही साथ शाम को सबके साथ रात्रि भोज होगा सीएम का। और इस रात्रि भोज का विशेष महत्व है चूंकि इसमें मोटे अनाज के व्यंजन बनाए जाएंगे, उनको खाया जाएगा। पंकज, सीएम योगी अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे, तो सीएम की अफसरों के साथ ये तो बैठक है, इसमें सीएम अफसरों को, अधिकारियों के क्या निर्देश दे सकते हैं? ये देखिए, ये एक तरह से समीक्षा बैठक इसको माना जा रहा है। और इसमें प्रदेश में सूबे में जो विकास कार्य चल रहे हैं इनको लेकर के जानकारी हासिल की जाएगी सीएम के द्वारा। और क्या कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, और जो विकास की एक गति है उसको कैसे बढ़ाई जाए और प्रदेश में अब चारों तरफ विकास दिखे, इन सब चीजों को लेकर के वो जानकारी भी हासिल करेंगे। और तमाम इसको लेकर के जो आदेश है, जो फरमान है, वो भी जारी करेंगे। चूंकि देखा जाए तो जिस हिसाब से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 2024 चुनाव को देखते हुए एक मंत्र मिला हुआ है कि जो है कि यूपी की जो सभी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, इन पे किसी तरह से कमल खिलाना है। तो उसको लेकर भी निर्देश दिया जाएगा कि जो कुछ कार्य विकास के पेंडिंग में पड़े हैं, जो कुछ जनता के जो आधारभूत जो मुद्दे हैं, उन पे कहीं ना कहीं सरकार खरा उतरने की कोशिश करेगी। और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं होंगी। जो भी कमी होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से कैसे पूरा करना है, किस हिसाब से लागू करना है, ये तमाम चीजें रहेंगी चर्चा में। जो रात्रि भोज होगा इसका विशेष महत्व है। देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश में मोटे अनाज को लेकर के और उसको बढ़ावा देने के को लेकर के तमाम कार्यक्रम चलाए थे। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके आवास पे भी मोटे अनाज के व्यंजनों का एक भोज था। और तमाम मीडिया कर्मी भी थे और तमाम पॉलिटिशियन भी वहां थे और उसका उन्होंने स्वाद लिया। देखा जाए तो जो मोटा अनाज है उसको प्रमोट करने का कार्यक्रम चल रहा है। और G20 सम्मेलन में जो 1.5 लाख से ज्यादा विदेशी यहाँ आएंगे सम्मिलित होने के लिए G20 में, उनके सामने भी इस चीज को जो है कि पेश किया जाएगा। जो मोटे अनाज है भारत में पैदा होने वाले, उनके व्यंजन बना के उनको खिलाया जाएगा ताकि विश्व मंच पे भारत के मोटे अनाज को प्रमोट किया जाए। और उसी के क्रम में आज जो रात्रि भोज होगा वहां पर भी मोटे अनाज के व्यंजन बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ योगी के साथ उनके मंत्रिमंडल के भी तमाम लोग रहेंगे इस रात्रि भोज में और उस मोटे अनाज के व्यंजन का स्वाद लेंगे। पंकज, मोटे अनाज को प्रमोट करने के पीछे क्या वजह है? देखिए अफीफा, चूंकि मोटा अनाज भारत की पहचान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो भारतीय अनाज है इसका काफी महत्व रहा है। आज के परिवेश में देखा जाए तो मोटे अनाज जो है वो फाइबर युक्त होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। क्योंकि भारत में जो मोटा अनाज पैदा होता है जिसमें बाजरा कहा जाए, ज्वार कहा जाए और ये रागी वगैरह होता है, इन सब का डिमांड विदेशों में बढ़ रहा है। और विशेषकर देखा जाए तो जापान जो है वो उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले जो मोटे अनाज है उनको अपने वहां मंगाता है। यानी भारत के मोटे अनाज की सप्लाई विदेश में होती है और डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोटा अनाज खाने से काफी लोग स्वस्थ रहते हैं और ये दवाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको देख करके जो पुरानी जो परंपरा है, कृषि की जो पद्धति है देश की, उसको जीवित करने के लिए कहीं ना कहीं मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, शासन के आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे
सीएम आज मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश से मुरैना में बड़ा हादसा। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना में बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना में बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मुरैना में बड़ा हादसा। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गए, तो क्या वजह रही जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? जी, कि मुरैना में शनिवार दोपहर सुबह ये हादसा हुआ जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस दौरान ये सुबह 10 बजे के आसपास ये घटना हुई जब दोनों विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे और कहा जा रहा है कि इन दोनों विमानों के बीच अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की गई, जहां ये बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान ये दुर्घटना हुई। ये लगभग 10 बजे की है। पहाड़गढ़ इलाके में ग्रामीणों ने आसमान में एक विमान को जब जलते देखा और फिर उसके टुकड़े जमीन पर गिरते देखा। इसके बाद अफरा तफरी मची। फिर लोगों को पता चला कि आसमान से दरअसल ये कोई आफत नहीं बल्कि अभ्यास के दौरान ये 2 विमान हैं जो सेना के हैं और वो अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर नीचे आ गए। इस पूरे घटना में अगर देखा जाए तो मुरैना जिले के कैलारस कस्बे के ऊपर से जब ये गुजर रहे थे, जब ये दोनों हवा में पहली बार देखे गए और इसके बाद सिर्फ इन दोनों विमानों का मलबा ही देखने को मिला है। और ये जिस जगह गिरी वो पूरा जंगल का एरिया है, जहां जंगल के बीचों बीच फिलहाल इस दुर्घटना में पायलट ने किसी तरह अपने आप को जलने से बचा लिया। चूंकि ये भीषण दुर्घटना थी, दोनों आपस में टकराए थे और टकराने के बाद जमीन पर आए थे। अब इसको लेकर राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। रेस्क्यू दल वहां पर पहुंचे भी हैं। इसके साथ ही मौके पर कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई है वहां पर और भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इस दुर्घटना का मेन कारण क्या था, किस वजह से दुर्घटना हुई, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। अधिकारियों की देखरेख में ये जांच चल रही है। फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो दोनों ही पायलट अपने आप को बचा ले गए। फिलहाल जमीन पर जब ये गिरे तो दोनों में तेज आग लग गई और आग लगने से ही जंगल में भी आस इलाकों में कुछ दूरी तक आग है। परमानंद, इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक क्या अपडेट आ रही है? मौके पर कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य कितनी तेजी से हो रहा है? देखिए, जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो इसके इंस्पेक्शन में लगे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिकारियों की देखरेख में जिस तरह से राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा है और पूरा एक्चुअल ये जानकारी पता करने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल दुर्घटना के पीछे के कारण क्या है और इन्हीं कारणों की तफ्तीश के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो दुर्घटना के बाद जो पायलट बचे हैं उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके साथ ही इससे होने वाले नुकसान जैसे बताया जा रहा है कि जब जंगल के एरिया में ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त विमान गिरे तो वहां आग भी लग गई। इन चीजों पर भी बचाव कार्य जारी है कि दरअसल आग ना फैले। तीसरी चीज ये है कि सेना के विमान है तो सेना का विमान है तो
बाकायदा इसकी भी जानकारी की जाएगी कि कहीं ना कहीं ये किसी और कारण से ये दुर्घटना तो नहीं हुई है। कई सारे कारण हैं और इन्हीं को देखने के लिए मौके पर अधिकारियों का दल पहुंचा है। सेना के बड़े अधिकारी और वहां के लोकल प्रशासन भी मौके पर मौजूद हैं। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और आगे की अपडेट भी इसके बाद दी जाएगी। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए परमानंद। मध्य प्रदेश से मुरैना में बड़ा हादसा, एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश। आगरा से भरी थी उड़ान। इस प्लेन में यूपी के आगरा से उड़ान भरी थी। भरतपुर जिले के उज्जैन इलाके में यह हादसा हुआ। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन हुआ हादसे का शिकार। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश। आगरा से भरी थी उड़ान। इस प्लेन में यूपी के आगरा से उड़ान भरी थी। भरतपुर जिले के उज्जैन इलाके में यह हादसा हुआ। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन हुआ हादसे का शिकार। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश। आगरा से भरी थी उड़ान। यूपी के आगरा से उड़ान भरी थी। भरतपुर जिले के उज्जैन इलाके में यह हादसा हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन हुआ हादसे का शिकार। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, कब और किस तरह से यह हादसा हुआ, कितने लोग मौजूद थे हेलीकॉप्टर में? देखिए अफीफा, आपको बता दें तो ये भी एक चार्टर्ड प्लेन की ही तरह था जो हादसे का शिकार हो गया। राजस्थान के भरतपुर में ये प्लेन क्रैश हुआ है और देखिए जब ये क्रैश हुआ तो सबसे अच्छी बात ये रही कि ये उस इलाके में क्रैश नहीं हुआ जहां पर जो तमाम आबादी में जो लोग रहते हैं वहां पे नहीं हुआ, एक जंगल साइड हुआ। और बताया जा रहा है कि देखिए तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ है और फाइटर जेट ये बताया जा रहा है। और ये एक पहला ही हादसा नहीं आज का, हालांकि इससे पहले भी अभी एक ही समय की अगर बात की जाए तो एमपी और राजस्थान में एक साथ इस तरह का जो हादसा है वो हुआ है, जहां फाइटर जेट, एमपी की बात करें तो एमपी में 2 फाइटर जेट आपस में ही टकरा गए और यहाँ राजस्थान में भी जो क्रैश हुआ है ये भी एक फाइटर जेट था। तो देखिए अब पूरी चीजों की जांच चल रही है। फिलहाल जो पायलट था उसकी भी तलाश की जा रही है क्योंकि हादसे के बाद से पायलट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया और तमाम जो लोग हैं वो आसपास के इलाके में पायलट की जो तलाश है वो पूरी तरह से जारी है। और मौके पर देखिए बड़ी तादाद में जो प्रशासन के अधिकारी हैं और दमकल कर्मी हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से देखिए आग पर काबू पा लिया गया है प्लेन, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ और तुरंत प्लेन में एक भीषण आग लग गई थी। तो देखिए अब पूरे चीजों की जांच होगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ था। जी अफीफा। अबू तलहा, जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ है, तो क्या इस टेक्निकल फॉल्ट को लेकर किसी तरह की कोई बात कही गई थी पायलट की तरफ से पहले कभी? जी देखिए बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है। फिलहाल अभी देखिए पायलट जो है उसकी ही तलाश की जा रही है क्योंकि जब हादसा हुआ उसके बाद से जो पायलट है उसका कुछ अभी पता नहीं चल पाया है। तो देखिए पहले तो पायलट की तलाश की जा रही है, उसके बाद ही तमाम चीजों की जानकारी देखिए जो एक ऑफिशियल बयान होता है वो जरूर दिया जाएगा फोर्स की तरफ से। और देखिए अभी प्रथम दृष्टया ये है कि जो पायलट है उसको ढूंढा जाए और ये पता किया जाए कि किस कारणवश ये हादसा हुआ, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल तकनीकी खराबी बताई तो जा रही है पर देखिए इसकी भी जांच होगी बाद में। और एक देखिए बड़ी लापरवाही भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक साथ 3 हादसे हुए जहां पर देखिए एमपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ। तो देखिए अब तमाम चीजों की जांच जरूर होगी और जांच के बाद ही अफीफा स्पष्ट होगा कि किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ। अबू तलहा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर, राहत बचाव कार्य को लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो राहत बचाव कार्य जारी है। जैसे ही यह हादसा हुआ था तो स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ और भी तमाम लोगों को सूचना दे दी गई थी। तो देखिए मौके पर तुरंत ही दमकल कर्मी भी पहुंच गए थे जिन्होंने आग पर भी काबू पा लिया है। और अब देखिए जो मौके पर है बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है और अब पूरे घटना स्थल पर जहाँ पर ये क्रैश हुआ है वहाँ की देखिए वहाँ फॉरेंसिक टीम बुलाई जाएगी और तमाम चीजों की देखिए जाँच की जाएगी। और अहम बात
अगर देखिए अफीफा आपको बता दे तो ये जो हादसा हुआ है, सबसे अच्छी बात इस हादसे में ये रही कि ये भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं हुआ। अगर कहीं ऐसी जगह ये प्लेन जाकर क्रैश होता तो कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत होती है। अब इस पूरे घटना में अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं है। फिलहाल थोड़ी देर बाद देखिए अफीफा जो आधिकारिक पुष्टि होती है, जो ऑफिशियल बयान होता है, वो जरूर सामने आ जाएगा और पूरे हादसे की जो जानकारी है वो जरूर दी जाएगी। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अबू तलहा। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन हुआ हादसे का शिकार। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या से बड़ी खबर, भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज 28-29 जनवरी को भवन निर्माण समिति की होगी बैठक। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर होगी समीक्षा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन आज पहुंचेंगे रामनगरी राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक। अयोध्या से बड़ी खबर, भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से 28-29 जनवरी को भवन निर्माण समिति की होगी बैठक। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर होगी समीक्षा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन आज पहुंचेंगे रामनगरी राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, भवन निर्माण समिति की बैठक है आज से, मंदिर के निर्माण को लेकर किन अहम बिंदुओं पर सोच विचार किया जाएगा? बता दें अफीफा की जनवरी 2023 के दिसंबर 2023 में ये लक्ष्य तय किया गया है कि दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएं, और इसी को लेकर मंदिर समिति की तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी को लेकर लगातार कई बैठकें भी की जा रही हैं। इसी का एक हिस्सा ये बैठक भी होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि दरअसल रामलला विराजमान के लिए जो जरूरी सामग्री है, जैसे पत्थर या फिर उससे और जुड़ी चीजें, उनके लिए बैठकर ये तय किया जाएगा इस बैठक में। साथ ही उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, क्या क्या इसकी प्लानिंग स्ट्रेटजी और चीजें हो सकती हैं, इन्हीं को लेकर ये बैठक किया जाना है। इस बैठक के लिए अयोध्या में ये 2 दिवसीय बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था जिस कंपनी को ये दिया गया है, उस कंपनी के भी मालिकान और उससे जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे, और स्थायी मूर्ति के स्वरूप और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी सामग्री पर फैसला लिया जाना है। इसके तहत अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा निर्माण के लिए ये कहा गया कि नेपाल के काली गंडकी नदी से शालिग्राम शिला के टुकड़े अयोध्या लाया जा रहा है, और यह भी बताया गया कि करीब 350 से 400 टन वजन का विशाल शालिग्राम चट्टान 31 जनवरी को अयोध्या भेजा जाएगा। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो तैयारियां एकदम पूरे जोर शोर के साथ चल रही हैं, ताकि गर्भगृह का काम दिसंबर महीने तक पूरा हो सके। इसके बाद जो काम रह जाएगा वो कार्यदायी संस्थाएं धीरे धीरे करती रहेंगी। लेकिन जो ये रूपरेखा तय की गई है कि दरअसल दिसंबर 2023 के जब दिसंबर महीना आए तब तक राम मंदिर का और ये गर्भगृह का जो निर्माण है ये पूरा हो सके, और इसके तहत ही ये पूरा काम करके दिसंबर 2023 में राम लला विराजमान हो जाएं। और जिस तरह से ये लक्ष्य रखा गया है, उसी हिसाब से लगातार, चाहे इस बैठक को लीजिए या फिर आने वाले दिनों में भी जो बैठक होगी, उसमें सिर्फ यही तय किया जाएगा कि दरअसल मूर्ति को लेकर या गर्भगृह को लेकर उसके आकार, उसके वजन, उसके पत्थर क्वालिटी, इन चीजों पर बैठक होनी है। और ये जो मीटिंग होनी है, जो बैठक होनी है, उसमें ये तय किया जाएगा कि दरअसल जो भी चीजें लागू होंगी, जो भी रामलला के विराजमान के लिए जो प्लान होगा, उसकी स्ट्रेटजी और उसके एग्जीक्यूशन के लिए पूरी बैठक की जा रही है। क्या क्या चीजें खास होने वाली हैं, क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर होगा, इसी चीज को लेकर नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक होगी। वो अयोध्या भी पहुंच चुके हैं, और अयोध्या पहुंचने के बाद अब कार्यदायी संस्था और मंदिर समिति के बीच ये बैठक करके तय कर लिया जाएगा कि गर्भगृह के अंदर जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, जो आकार लेना है, जिस क्वालिटी पर खरा उतरना है, उन्हीं चीजों को लेकर ये बैठक हो रही है। अफीफा, परमानंद, अभी तक की बात अगर की जाए तो मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंच चुका है, और आज होने वाली इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है?
दरअसल आज की बैठक में जो कार्यदायी संस्था है उसके कर्मचारी और राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इन्हीं के बीच में बैठक होनी है। और रही बात मंदिर निर्माण को लेकर, तो मंदिर निर्माण पिछले 1 साल से लगातार जारी है। और जिस तरह से पिछले दिनों अमित शाह ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि हमने तो कहा था कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, तो उन तारीखों का ऐलान किया गया है और उसी के हिसाब से पिछले 1 साल से यह कार्य लगातार जारी है। अब तक राम मंदिर में पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, उसके बाहरी आवरण, जिन पत्थरों का यूज होना था उसमें ज्यादातर पत्थर आ गए हैं और ज्यादातर एक हिसाब से देखा जाए तो मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चली है। अब नंबर है गर्भगृह का, जो गर्भगृह के लिए ये आगे का काम चल रहा है ताकि 2023 के आखिरी तक, दिसंबर महीने तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाए। अब उसके लिए क्या है, क्या पैमाना होता है, किन पत्थरों को यूज किया जाएगा, रामलला की मूर्ति कैसी होगी, उनका आकार कैसा होगा, उनका रंग कैसा होगा, किस परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें उसके आसपास होंगी, क्या माहौल होगा, इन्हीं चीजों को लेकर ये बैठक होनी है। और मंदिर निर्माण इसके आगे भी चलता रहेगा। आपको ये बता दें कि गर्भगृह को तैयार करने को लेकर ये काम और तेज किया गया है। इसके बाद भी अभी उसके बाद तक ये कार्य चलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य है एक भव्य मंदिर बनाने का। अयोध्या में जो आने वाला इतिहास याद रखे कि दरअसल किसी जमाने में मंदिर को लेकर जो शोर मचा था, मंदिर और मस्जिद के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद जब मंदिर खड़ी हुई तो एक बहुत भव्य मंदिर खड़ी हुई। इन्हीं चीजों के लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, ये बैठक चल रही है। और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि रामलला का स्वरूप और उनके आकार को बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग होगा वो नेपाल से आएगा या कहां से आएगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या पैमाना होगा, इन्हीं सब चीजों को लेकर यह बैठक हो रही है। फीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए परमानंद पांडे। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन आज पहुंचेंगे रामनगरी। राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक। रुक करते अगली खबर की ओर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य। सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल। वीडियो का जमकर हुआ विरोध। अदनान नाम का युवक हुआ गिरफ्तार, मुख्य आरोपी रुहुल फरार। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू समाज सेवियों ने जताया विरोध, थाने में दिया धरना। 26 जनवरी के मौके पर डीजे लगाकर राष्ट्रीय गान पर अश्लील नृत्य करने का आरोप। हिंदू समाज सेवियों के धरना देने के बाद पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य। सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल। वीडियो का जमकर हुआ विरोध। अदनान नाम का युवक हुआ गिरफ्तार, मुख्य आरोपी रुहुल फरार। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू समाज सेवियों ने जताया विरोध, थाने में दिया धरना। 26 जनवरी के मौके पर डीजे लगाकर राष्ट्रीय गान पर अश्लील नृत्य करने का आरोप। हिंदू समाज सेवियों के धरना देने के बाद पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य। सोशल मीडिया पर वीडियो हुई वायरल। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह युवक अश्लील हरकत कर रहा है, वो भी तब जिस वक्त राष्ट्रीय गान हो रहा था। राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, क्या है ये पूरा मामला और इस बेहद गलत हरकत के लिए अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए फीफा, आपको बता दे ये पूरा मामला जो है ये मेरठ का है और जहाँ राष्ट्रगान पर देखिए युवक जो है वो तरह का डांस नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर देखिए तमाम जितने भी संगठन हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया और अब जो एक युवक है, जो डांस करता हुआ युवक नजर आ रहा है वीडियो में, उसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो उसके साथ और भी लोग थे उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि जो अन्य लोग बताए जा रहे हैं वो लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। और पूरे मामले पर देखिए एक बड़ा मामला है ये, क्योंकि राष्ट्रगान के साथ इस तरह की जो हरकतें करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है ये। और अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब युवक की गिरफ्तारी हो गई है। अब फिलहाल पुलिस उस युवक से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो उसके साथ अन्य जो लोग मौजूद थे, जो वीडियो बना रहा था एक व्यक्ति और जो एक और व्यक्ति उसके साथ में है वीडियो में, तो उन लोगों की भी तलाश की जा रही है और उन लोग के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अफीफा।
अबू तलहा, अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक गंभीर मामला है कि कोई शख्स राष्ट्रीय गान के साथ इस तरह की हरकत करे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा इन लोगों को, और गंभीर धाराओं में देखिए मुकदमा तो दर्ज किया ही गया है और अब इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ देखिए एक बड़ी चीज है ये, और इस तरह का इनके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होगा उसी को मैसेज, देखिए एक मैसेज दिया जाएगा उस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि आगे इस तरह की जो हरकतें हैं वो कभी इस तरह से कोई लोग ना करें। तो अफीफा देखिए तमाम चीजों पे जो जांच है वो अब की जाएगी, और जो फरार लोग हैं उनको पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए अबू तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे थे, राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।